तो कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे अपने आप के क्वेश्चंस। ठीक, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 53। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टरबाइन। टरबाइन के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए हुए हैं, उसको हमें देखना है। स्पेसिफिक स्पीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन इन द टाइप ऑफ टरबाइन। ये बात ठीक है कि स्पेसिफिक स्पीड सिलेक्शन में काम करती है। अगर कम स्पेसिफिक स्पीड है तो हम पेल्टन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्पीड स्पेसिफिक स्पीड है तो फ्रांसिस या कार्बन। एन इंक्रीज इन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज accompanied बाय हायर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? द रन ऑफ टू हाई स्पेसिफिक स्पीड विद हाई अवेलेबल हेड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द टरबाइन ऑन अकाउंट ऑफ द हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। मतलब ये पॉइंट भी मुझे ठीक लग रहा है। एक बार इसका हम आंसर चेक करते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, 53 का है सी। मीन्स 1 और 3, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, हाई स्पेसिफिक स्पीड होगी तो रनर मतलब बेसिकली ज़्यादा तेज घूमने वाला रनर है। और हमारा आ, उसका जो कॉस्ट है टरबाइन की वो बढ़ जाएगी। भाई कोई मशीन अगर ज़्यादा तेज घूमती है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस और वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? इस पे एन इंक्रीज इन स्पेसिफिक स्पीड इज accompanied बाय हायर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये देख लेते हैं सेकंड पॉइंट का क्या क्या। अगर स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा है तो उससे एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसमें हम इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी या जो एफिशिएंसी है वो किस पे निर्भर करती है। ये देखिए, जो वर्क डन पर सेकंड है जो हमने देखा था फ्रांसिस टरबाइन में, ये टर्म होती है। ठीक, तो स्पेसिफिक स्पीड के बढ़ाने से इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आई थिंक हम इस चीज से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। चलें, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन हैज टू बी मेंटेन कांस्टेंट irrespective of the load on the machine for keeping the electric power generation frequency constant। ये कह रहा है कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन है उसकी जो स्पीड है उसको आप कांस्टेंट रखें। हैज टू बी मेंटेन कांस्टेंट irrespective of the load on the machine, के मशीन पे कितना भी लोड पड़ रहा हो, जो टरबाइन है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए ताकि जो पावर जनरेशन है, ठीक, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कांस्टेंट रहे। ये बात ठीक है। गवर्निंग ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन कैन बी डन बाय कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज थ्रू द टरबाइन बाय एडजस्टिंग द स्पीयर वॉल्व इन द पेल्टन टरबाइन एंड विकेट इन द फ्रांसिस और कपलन टरबाइन। ठीक है, जो आपको अगर डिस्चार्ज आपको एडजस्ट करना है, भाई अगर कम रिक्वायरमेंट है पानी की तो जो स्पीयर है उसको आप एडजस्ट करते हैं और विकेट गेट फ्रांसिस में जो है उनकी हेल्प से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात ठीक है और ये बात भी ठीक है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, क्योंकि जो मुझे लगता है ये शायद इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर देखते हैं, कुछ दिया हुआ 4.52 का नहीं दिया है इन्होंने आंसर। 0.52 का बी। ठीक, पेल्टन व्हील है, सिंगल जेट है, इतने आरपीएम पर रोटेट कर रही है। द वेलोसिटी ऑफ जेट फ्रॉम द नोजल, जो नोजल से जो जेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी है। द रेशियो ऑफ द बकेट वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी इज इतना। ठीक, स्पीड रेशियो इज इतना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द नोजल, जो नोजल है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो बकेट वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ जेट आपका इतना हो गया 100 मीटर पर सेकंड। स्पीड रेशियो ये है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी? तो ये देख लेते हैं कि यू पूछ रखा है इसमें 14.51। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। देखो, ये स्पीड निकली है जेट की, तो यहाँ से आपका यू निकल जाएगा 44। मतलब कि इस स्पीड से हमारा जो टरबाइन का ब्लेड है वो घूम रहा है। और यू अपॉन अंडर रूट 2 GH ये आप निकाला
ये आपने निकाला तो हाँ ये आ जाएगा आपका जो ये 0.43, ये क्या चीज है? 0.43 इन्होंने KU दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड रेशियो दिया हुआ है 0.43। ठीक है, तो 0.43 आपका स्पीड रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से आपको H मिल गया ये। ठीक, तो और CV बेसिकली क्या होता है? CV होता है आपका 0.43, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होती है V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल। तो CV आपको निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है इसकी 44, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी है? थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपने निकाली अंडर रूट 2GH से, जो रूट 2GH है ये हो जाएगा आपका आ, ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा था बेसिकली, जो वेलोसिटी ऑफ जेट है v1 इज इक्वल टू CV रूट 2GH होता है। दो फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा है स्पीड रेशियो KU बराबर U अपॉन रूट 2GH। ठीक, तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? तो एक तो हो गया हमारा ये V1 बराबर CV रूट 2GH। ठीक, अब दूसरी बात आ जाती है KU बराबर, देखिए KU बराबर U अपॉन रूट 2GH, यही जो इन्होंने यहाँ पर U अपॉन रूट 2GH, देखिए ये इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ से इसने रूट 2GH निकाल लिया। ठीक, रूट 2GH की जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट की। ठीक, V1 आपका दिया हुआ है 100, तो यहाँ से हमारा CV निकल जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा मेरे हिसाब से गलत किया हुआ है, या जो 43/44 V1 बराबर CV, V1 क्या है यहाँ पे रूट 2GH, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है CV बराबर रूट 2GH, ये तो होता ही नहीं है, ये तो ये है बेसिकली V1 इज इक्वल टू CV रूट 2GH, ये होता है फॉर्मूला। तो V1 हो गया CV, और CV यहाँ पे आ गया, और रूट 2GH जो है आपका ये हो जाएगा आपका U की वैल्यू है 44/0.4। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पल्स टरबाइन क्या है? In an impulse turbine, the pressure of the flowing water remains unchanged and is equal to atmospheric pressure। ठीक, जो impulse turbine है, जो पेल्टन टरबाइन, उसमें जो प्रेशर है वाटर का वो कांस्टेंट रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ये बात ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में द वाटर impinges on the bucket with pressure energy, जो इम्पल्स टरबाइन है उसमें वाटर बकेट पे टकराता है प्रेशर एनर्जी के साथ। ये बात गलत है, वो टकराता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। रिएक्शन टरबाइन में द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग वाटर रिमेन्स अनचेंज एंड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात गलत है। रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर में ही तो चेंज होता है, वो प्रेशर में फर्क के कारण ही रोटेशन प्रोवाइड करती है। तो 4.50 का ए का ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेल्टन व्हील जो है इतने हेड पे काम कर रहा है, फ्रिक्शन लॉस थ्रू द पाइप फ्लो इतना है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इतना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट? टेक वी, अभी हमने हमने देखा V1 बराबर क्या होता है CV रूट 2GH, सिंपल। तो हेड कितना हो गया भाई? 400 मीटर का हेड था, फ्रिक्शन लॉस 10% है, तो हो जाएगा 400 का 90% 360। जी की वैल्यू आपको पता है, 2 को पता है, CV की वैल्यू इसने दी रखी है 0.98, बस निकाल लीजिएगा। गुड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड 49, ये रहा देखो। ठीक, V इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर फॉर्मूला गलत लिखा, CV रूट 2GH। ठीक, चलो
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे भयंकर, ये क्या दे रखा है इसने, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। द चलो देखते हैं इसको। द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डिस्क्राइबिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन, किसी हाइड्रोलिक मशीन की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है P, वो पावर इनपुट है, H हेड है, एफिशिएंसी ईटा है। फॉर अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ द मशीन, मशीन को ज्योमेट्रिकली डिजाइन करने के लिए द परफॉर्मेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरिएबल हेड हो गया, डेंसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर, म्यू, क्यू, both p and eta are expressed through these variable. How many non-dimensional parameter are involved here in gravitational acceleration? G has also to be considered. जो gravitational acceleration है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर की बात कर रहा है यार, ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक, इसमें है नंबर ऑफ वेरिएबल निकालते हैं हम, और फिर उसमें से नॉन रिपीटिंग वेरिएबल निकालते हैं, फिर उसके बाद n माइनस एम करके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर निकालते हैं। एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आसान ही है ये। जो हमने जब हमने पढ़ा था, बंकिंगम पाई मेथड पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जितने भी पैरामीटर इन्वॉल्व हैं वो सभी लिख लीजिए। ठीक, तो हम पैरामीटर लिख लेते हैं। देखो इसने एक बताया है P, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद एफिशिएंसी, फिर उसके बाद हेड हम उसको ले चुके हैं, डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर, म्यू, डिस्चार्ज। ठीक है, ईटा हमारा P और ईटा दोनों आ गया। नॉन हमेशा जी भी आपने ले लिया। तो n है वो नंबर ऑफ वेरिएबल जिस पे सारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल डिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट, इनकी वैल्यू कितनी है, ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर m आता है। m हम किस तरह से लेते हैं, m तीन पैरामीटर, तीन ऐसे पैरामीटर होते हैं। एक जो हमने पढ़ा था, एक मिनट, जिसमें हमने ये देखा था ना कि एक डायमेंशन को डिनोट करे, एक काइनेमेटिक पैरामीटर को डिनोट करे, एक उसको ठीक है। जैसे आप रख सकते हैं इसमें, जो हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने ये चीजें पढ़ी थी जब बकिंघम पाई मेथड देखा था कि लिस्ट द पैरामीटर ऑफ वेरिएबल और उनको काउंट करो। जितने भी पैरामीटर है सारे लिख लिए, उनको काउंट कर लिया, n हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक, तो हमने जब इन्हें काउंट किया n, अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। ये देखो, ये सारे मेरे पैरामीटर हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, इनकी वैल्यू है 9। ठीक, अब आता है नॉन रिपीटिंग वेरिएबल। इसका क्या फंडा है, ये देखो, ये क्या कह रहा है। अब इसके बाद आता है m लिस्ट द प्राइमरी डायमेंशन फॉर ईस्ट, m बी द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी डायमेंशन देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द डायमेंशनलेस। बेसिकली m क्या होते हैं, m होते हैं वो रिपीटिंग वेरिएबल जो कि मतलब जिनकी आपस में कोई डायमेंशनलेस पैरामीटर ना बने। इन्होंने m के लिए ये, जैसे ये देखिए, ये तीन पैरामीटर ऐसे, जैसे एल वी रो, एल वी म्यू, डी वी रो, डी वी म्यू, इस तरीके से लिए जा सकते हैं। तो इसमें देखो, इन्होंने बताया कि जो रिपीटिंग वेरिएबल हैं या जो m वेरिएबल हैं जिसको रिपीटिंग वेरिएबल बोला जाता है, उसको काउंट करने के लिए कि भाई पहला पैरामीटर लेंथ, डायमीटर, हाइट को रिप्रेजेंट करे, दूसरा पैरामीटर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन को, तीसरा पैरामीटर एक्सेलरेशन या डिस्चार्ज को। तो हम इसमें जैसे पहला पैरामीटर हमने हेड ले लिया, दूसरा पैरामीटर हमने डेंसिटी ले ली, और तीसरा पैरामीटर एक्सेलरेशन, जो कि ये कह ही रहा है जी को आपको लेना ही है। तो m वैसे भी तीन ही होता है, अगर आपने ये भी सिलेक्ट नहीं करे तो m तीन ही होता। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर कितने होंगे, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, सीधा सा इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जो होते हैं, ये देखो, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई पैरामीटर हो जाएंगे n माइनस एम। तो वही 9 n माइनस एम बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। ठीक, तो ये इसका आंसर है। तो ज़्यादा बड़ा, देखने में तो जरूर ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन है नहीं। देखो 14.48 का इन्होंने वैसे आंसर नहीं दिया है, ये देखिए 14.48 का बी। ठीक, चलो आगे चलो। ये मेरे हिसाब से अब यार ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप।
हाइड्रोलिक टरबाइन है, इतनी पावर जनरेट कर रही है, रोटेशन आरपीएम इतने हैं, हेड इतना है, स्पीड ऑफ द सेम टरबाइन अंडर अ हेड ऑफ 60 मीटर। अब देखिए ये थोड़ा सा, ये यूनिट क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इतनी पावर है, इतने आरपीएम पे, इतना हेड है, द स्पीड ऑफ द सेम टरबाइन अंडर ए हेड ऑफ, अगर टरबाइन आपकी सेम है और हेड अगर आप इतना कर दें तो कितनी स्पीड पर वो घूमेगी। ठीक, तो इसका देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या वो पावर सेम जनरेट कर रही है? हम्म तो पावर अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो इनमें मुझे दो 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 पैरामीटर देखने हैं, एक तो एन और एक हेड। तो न एन और हेड में क्या रिलेशन था, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच, मुझे ये ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट क्वांटिटी यही, तो या फिर एन बाई रूट एच इज इक्वल टू एन यू, यही यही लग जाएगा। देखते हैं क्या कर रखा है इन्होंने, नोट करना है इस क्वेश्चन को। हाँ, यही इन्होंने लगाया है, एन बाई रूट एच बराबर कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन लगा ली, 300 आरपीएम पे इतना हेड था, कितने आरपीएम पे, ये तो हो जाएगा 346.4 आरपीएम। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे। एट द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रही है, ए टरबाइन इंडिकेटेड यूनिट पावर आपकी 12 यूनिट की है, यूनिट स्पीड 98 यूनिट की है और इतने फ्लो पर ऑपरेट कर रही है। व्हाट आर द स्पीड इन स्पीड आरपीएम में कितनी है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द मशीन कितनी है, और डिजाइन हेड इसका 8.5 मीटर का है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, टरबाइन इंडिकेटेड यूनिट पावर 12 यूनिट की, यूनिट स्पीड 98 यूनिट की, इतने डिस्चार्ज के साथ वो फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड इन आरपीएम एंड द स्पीड इज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द मशीन रेस्पेक्टिवली व्हेन इट इज डिजाइन हेड, अगर इसका हेड आपका 8.5 मीटर हो गया। अच्छा, देखिए स्पीड इन आरपीएम, तो वो मुझे तो यही चीज लग रही है स्पीड इन आरपीएम के लिए। तो एन यू इज इक्वल टू एन बाई रूट एच। ठीक, तो स्पीड इन आरपीएम और स्पेसिफिक स्पीड अगर आपको निकालनी है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, एन रूट पी एच की पावर 5/4। ठीक, तो यहाँ से n निकल जाएगा आपका, इस n को यहाँ पे रखिए, पावर आपको दी हुई है कितनी, पावर यूनिट पावर दी हुई है, तो पावर मेरे हिसाब से पावर भी निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो भी देखना पड़ेगा। चलो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इसने पावर ही कैलकुलेट की, तो P की जो यूनिट पावर का फॉर्मूला होता है, पी यू बराबर P अपॉन एच की पावर 3/2। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से इसने पावर निकाल दी, ये यूनिट पावर दी हुई है, नॉट एग्जैक्टली पावर, मतलब कि यूनिट पावर जो दी हुई थी उससे आप निकालेंगे कि जो हमारी मशीन है वो कितनी पावर जनरेट कर रही है, वो कर रही है इतनी जनरेट। फिर यूनिट यूनिट स्पीड के फॉर्मूले से मैंने एन निकाल लिया, फिर एन एस एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। ठीक, पी आपने यहाँ से कैलकुलेट किया और एच आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, इससे आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो यूनिट जो क्वांटिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ कविटेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अ टरबाइन फॉर अ गिवन हेड एंड ए रेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक स्पीड। भाई कैविटेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो होता ही है, आप टरबाइन सेलेक्ट करते हैं जब किसी गिवन हेड और किसी करस्पॉन्डिंग स्पीड के लिए। हाई स्पीड टरबाइंस आर यूज फॉर, जो हाई स्पीड टरबाइन है वो हाई हेड के लिए इस्तेमाल होती है। हाई स्पीड टरबाइंस हाई स्पीड टरबाइन आर यूज फॉर हाई हेड, नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मतलब कि जो हाई स्पीड टरबाइन है जैसे मेरी कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन है वो हाई स्पेसिफिक स्पीड होती है लेकिन लो हेड पर इस्तेमाल होती है, तो मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है, तो सी होना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं। देखो सी ही है, हाई स्पीड टरबाइन कैप्लान यूज लो और मीडियम हेड, लो स्पीड टरबाइन जैसे पल्टन हाई हेड के लिए इस्तेमाल होता है। चलो आगे, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया।
वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर एट द इनलेट एंड आउटलेट। देखिए ये क्वेश्चन फिर काफी पूछा जाता है, हमने कल भी यही क्वेश्चन किया था एक। ठीक, जो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे 3 मीटर का हेड है, आउटलेट पे इतना का हेड है, फ्रिक्शन लॉस इतना, एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो इसमें तो सिंपल जोड़ घटा का क्वेश्चन है ये। भाई एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर पानी का हेड था जब वो ड्राफ्ट ट्यूब में एंटर कर रहा था, जब वो बाहर निकला तो इतना हेड रह गया, हेड लॉस कितना हुआ 0.4 का। ठीक, और स्टार्टिंग में कितना था, इस हेड कितना था 3, मतलब कि बेसिकली क्या है, अगर 3/3 मतलब कि जितनी एनर्जी थी सारी की सारी वो इस्तेमाल कर लेती, माइनस कुछ ना होता, तो 100% एफिशिएंसी होती। लेकिन भाई थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे है रह गया, थोड़ा बहुत पानी की एनर्जी यहाँ रहेगी, थोड़ा फ्रिक्शन लॉस हो गया, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। देखिए क्या है इसका आंसर 14.44। देखो यही कर रखा है सिंपल, 80%। चलो आगे। हाइड्रोलिक टरबाइन आउटपुट इतना है, हेड इतना है, और इतने आरपीएम पे, तो टरबाइन स्पेसिफिक स्पीड निकाल लो। ठीक, स्पेसिफिक स्पीड निकाल के आप बता सकते हैं। देखिए देखो, स्पेसिफिक स्पीड निकाली 100√6 130। ये फ्रांसिस टरबाइन में चलता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300 तक होती है। चलो आगे। द इफेक्टिव हेड ऑफ अ टर्बो मशीन, जो इफेक्टिव हेड है किसी टर्बो मशीन मतलब रोटेटिंग जो हमारी टरबाइन वगैरह है उसकी बात कर रहा है, ग्रॉस हेड minus the head loss in penstock and the velocity head at the turbine inlet. Effective head of a turbo machine is equal to gross head, ठीक, head loss in penstock, ठीक, एंड वेलोसिटी हेड टरबाइन इनलेट पे जो वेलोसिटी हेड है उसको आप माइनस करते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता ये चीज माइनस होती है। चलो ये तो जो हेड है जो हम पावर निकालते हैं, ये एच जो होता है ये नेट हेड होता है, एच माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या जो भी है। टर्बो मशीन बिकम ससेप्टेबल टू कैविटेशन इफ प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये बात ठीक है लेकिन ये बात गलत है, तो आंसर होना चाहिए डी। अभी देखते हैं क्या है। ठीक, सही है। थर्ड क्या है, इट इज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट, जो इनलेट पे हेड अवेलेबल है वो। इट इज ऑब्टेन बाय कंसीडरिंग ऑल हेड लॉसेस इन द पेन स्टॉक, जो पेन स्टॉक है उसमें सभी हेड लॉसेस को कंसीडर, इट इज ऑब्टेन बाय सारे सभी हेड लॉसेस को आप कंसीडर करते हैं। अगर एच आपका हेड लॉस है देन द इफेक्टिव हेड अबव द टरबाइन, तो इफेक्टिव हेड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो आगे। फ्रांसिस टरबाइन है, द रनर ब्लेड्स आर रेडियल एट इनलेट एंड द डिस्चार्ज लीव द रनर रेडियली एट एग्जिट फॉर दिस टरबाइन। इस टरबाइन के लिए देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो फ्रांसिस टरबाइन है, ठीक, रनर ब्लेड आर रेडियल एट इनलेट, फ्रांसिस टरबाइन में, ठीक, रनर ब्लेड आर रेडियल एट इनलेट एंड डिस्चार्ज लीव्स द रनर रेडियली एट एग्जिट। मतलब रेडियली का मतलब कुछ इन द डायरेक्शन टू द सेंटर, मतलब कि रेडियस की डायरेक्शन में है। अब ये क्या कह रहा है इस टरबाइन के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी रेडियल है आउटलेट पे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी रेडियल है, गाइड वेन एंगल 90 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसके लिए आपको वेलोसिटी ट्रायंगल देखना पड़ेगा फ्रांसिस टरबाइन का, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल फ्रांसिस टरबाइन का कैसा होता है। तो हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन है, रनर रनर ब्लेड ब्लेड जो है रेडियल है इनलेट पे, और डिस्चार्ज भी रेडियल है एग्जिट पे। इस केस में ये सभी ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसमें अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम इस चीज को एनालाइज, या तो देखिए रट लीजिए, ठीक है, सिंपल रटा भी जा सकता है कि रेडियल आउटलेट पे क्या होता है, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो समझना भी ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए हमें इसके वेलोसिटी ट्रायंगल के ग्राफ पर जाना पड़ेगा। ये इसका वेलोसिटी ट्रायंगल है, ठीक, वेलोसिटी ट्रायंगल बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, ये हमारी है टरबाइन, ठीक, टरबाइन है कुछ इस तरीके की, ठीक, अब इसमें पानी ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है। तो ये जो ब्लेड है यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज द ब्लेड,
ठीक। अब मैंने आपको, जब हम पेल्टन टरबाइन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो पानी है उसकी दो तीन, मतलब ब्लेड है और पानी है, दो ही चीजें हैं, तो उनकी अलग अलग वेलोसिटीज कुछ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली वेलोसिटी इस बिंदु पर, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लेड जो इसका घूम रहा है, तो ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी u से घूम रहा है, जो कि आप कैसे निकालते हो, पाई डी एन बाई 60 से। तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर दिखा रखी है। अब यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस के थ्रू थोड़ा सा वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये जो वेलोसिटी है u यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है, और जो पानी है, पानी इस पे चल के जा रहा है, तो पानी की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, ब्लेड के रेस्पेक्ट में, जो कि है भाई पानी ऐसे ही तो इस बिंदु पर चल के जा रहा होगा, वो वेलोसिटी होती है VR1, ठीक है। तो इन दोनों वेलोसिटीज को आपने यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। इन दोनों का रिजल्टेंट U1 और VR1, इसको बोलते हैं V1, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। आ गई बात समझ में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब V1 जो है, ये अब हमारे काम की चीज आ जाती है। V1 का जो कंपोनेंट होता है आपका, क्या कहना चाहिए, ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड जो कि सरकमफेरेंस की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो अंदर की डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। तो मैंने आपको इनका मतलब समझा दिया। V1 आपका कैसे निकलता है, जब आप U1 और VR1 पे वेक्टर थ्योरी लगाते हैं। इसी प्रकार से जब हम बाहर की तरफ चलते हैं, जब ये पानी ऐसा ट्रेवल करके जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अब बाहर निकलते हुए फिर वही बात, भाई यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो, क्या कहना चाहिए, जो ब्लेड है, इस तरीके से चलता जा रहा है, जिसको आप U2 से प्रदर्शित करोगे, ठीक है। तो वेक्टर ट्रायंगल में इसने U2 यहाँ पे दिखा रखा है, और जो VR2 है, मतलब पानी की वेलोसिटी इस ब्लेड के सापेक्ष या रिलेटिव, वो इसने VR2 से यहाँ दिखा रखी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस V2 से प्रदर्शित किया हुआ है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। 2 का मतलब आउटलेट की बात हो रही है। V2 का जो कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में, VF2 हो गया, और जो वर्ल्ड कंपोनेंट है वो VW2 हो गया। ठीक, इतना आ गया समझ में, बस यहीं पे इसका आंसर छिपा है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई द रनल ब्लेड आर रेडियल एट इनलेट एंड डिस्चार्ज रेडियल एट एग्जिट, मतलब कि रेडियल ही वो इनलेट पे है और एग्जिट पर भी रेडियल ही है, ठीक। अब जो क्या मतलब है, देखो, एक मिनट, जो है द रनर ब्लेड आर रेडियल एट इन, जो रनर के ब्लेड हैं वो रेडियल हैं। देखो अब ये क्या है, जो हमारा एंगल है, जो गाइड वेन एंगल है अल्फा, ठीक। ये जो रनर वेन हो गया और गाइड वेन एंगल हो गया, अल्फा बेसिकली जो गाइड वेन का एंगल है, और B1 हो गया रनर वेन एंगल एट इनलेट, B2 हो गया रनर वेन एंगल एट आउटलेट, ठीक। अब क्या होता है बेटा, देखो, अब अल्फा 2, यहाँ पे हमारा जो काम का है अल्फा 2 है। अगर अल्फा 2 बराबर 90 डिग्री है रेडियल एग्जिट एट आउटलेट, जो हमारा पानी है वो रेडियली एग्जिट कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, जो अल्फा 2 है, ये वाला जो एंगल है, कौन सा, ये वाला, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक, और ऐसे, ठीक। ये एंगल है अल्फा 2, जो कि जो ब्लेड एंगल है उसको प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं, तो ये आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल अगर मैं दोबारा बनाऊं 90 डिग्री का, ऐसे, ऐसे और ऐसे, जैसे ये 90 डिग्री हुआ, जैसे ही आप इस एंगल को बढ़ाते हो, तो ये V2 जो है ये खत्म हो जाएगा, V2 डिमिनिश हो जाएगा, ये लाइन अब V2 वाली ऐसे आ जाएगी, और V2 आपका VF2 के बराबर हो जाएगा। VW2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यही बात इसने कही है यहाँ पे, और यही मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है, ठीक। रेडियल एग्जिट एट आउटलेट, तो पावर हो जाएगी PQ VW1R। हम कोशिश यही करते हैं कि रेडियल एग्जिट हो, ठीक। तो देखो इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज रेडियल एट आउटलेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, ठीक। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 डायमेंशनल वाटर
2D water jet strikes a fixed 2D plate at 30 degree to the normal. This causes the jet to split into stream in which the ratio of large discharge to the smaller discharge. ये वही फॉर्मूला क्या है, Q1 बराबर क्या था बेटा, वो Q/2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा था Q/2 1 माइनस कॉस समथिंग, ये वाला जो फॉर्मूला था डिस्चार्ज को वो करने वाला, वो क्वेश्चन है। 14.40, ये देखो ये आपने पढ़ रखा है, लार्ज डिस्चार्ज ये होगा, स्मॉल डिस्चार्ज ये होगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जेट ऑफ ऑयल, कोई जेट ऑफ ऑयल है, रिलेटिव डेंसिटी इतनी है, एरिया इतना है, इतनी स्पीड से चल रहा है। नॉर्मल स्टेशनरी प्लेट पे अगर, ये तो आप जानते हो, रो क्या था बेटा वो फॉर्मूला, रो क्यू वी है ना, रो ए वी स्क्वायर, सिंपल ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें तो ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। 14.39, ठीक, ये रहा रो ए वी, और ये पता नहीं VW1 क्या लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। रो क्यू वी या रो क्यू को लिख दीजिए ए वी स्क्वायर, रो हो गया इतना, दिस इज रो, अपने डेंसिटी में स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर रखी है, एरिया दिया हुआ है इसने, एरिया दिया हुआ है, एरिया सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी की मल्टीप्लाई नहीं, ये एरिया है 0.02 और वेलोसिटी का स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे आगे चलते हैं। लो भाई, कपलान टरबाइन है जिसका रनर का डायमीटर इतना है और हब का डायमीटर इतना है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द swirl वेलोसिटी एट द इनलेट साइड ऑफ द ब्लेड ऑफ द हब, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो v F1 और swirl velocity VW1 इतनी है, देन द फ्लो वेलोसिटी, फ्लो एंड swirl velocity एट द इनलेट, द क्या मतलब, द फ्लो एंड swirl velocity एट द इनलेट साइड ऑफ द टिप, if the velocity of flow ठीक and swirl velocity at the inlet side of the blade and the hub, inlet side of the blade and the hub, चलो ठीक, the flow and swirl velocity at the inlet side of the tip, क्या मतलब हुआ इस चीज का भाई, एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, हम कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा।